बच्चा मुझे पेमेंट नहीं करेगा तो जीडीपी कम हो जाएगी। और हम दो अध्यापक मिलकर के कॉन्ट्रैक्ट कर लें कि तुम मेरे बच्चे को पढ़ाया करो और मैं तुम्हारे बच्चे को पढ़ाया करेंगे, और दोनों एक दूसरे को दिया करेंगे पैसा, तो देश की जीडीपी बढ़ जाएगी। अपने अपने बच्चों को पढ़ाने से देश की जीडीपी कम होती है, एक दूसरे के बच्चे को पढ़ाकर पैसा लेने से जीडीपी बढ़ती है। एक कोई डॉक्टर है, डॉक्टर्स बैठे हैं बहुत सारे यहां पर, डॉक्टर अपनी मां का इलाज करते हैं और डॉक्टर अपनी पत्नी का इलाज करते हैं, दोनों ही डॉक्टर साहब को फीस नहीं देते, जीडीपी कम हो जाती है। और मां से और पत्नी से फीस ले ले डॉक्टर साहब तो देश की जीडीपी बढ़ जाएगी। कैसा जीडीपी का तमाशा है। तो कुल मिलाकर ये जीडीपी मिसनोमर है। अब समय आ गया है, वैसे दुनिया भर में विद्वान लोग इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। भारत जैसे देश के लोगों को यह सवाल खड़ा करने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। जीडीपी के आधार पर विकास का मापदंड ये गलत है, ये मिसनोमर है। दुनिया भर में भी ये सवाल उत्पन्न हो गए हैं और इसलिए अब अलग अलग तरह के मापदंड पश्चिम के लोग लेकर के आ रहे हैं। जब ये सवाल खड़े हुए उन्होंने कहा बात तो सच है, इसलिए पर कैपिटा जीडीपी के आधार पर विकास नहीं मापेंगे तो कैसे मापेंगे। तो फिर कुछ लोगों ने कहा प्रति व्यक्ति उपभोग के आधार पर मापेंगे, पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर कंजम्पशन। आप उपभोग के लिए आपको कितनी वस्तुएं मिल रही है इसके आधार पर जीडीपी मापेंगे। इस पर भी लोगों ने सवाल खड़ा करना शुरू कर दिया। इसका मतलब जो रात दिन उपभोग करता रहता है वो विकसित माना जाएगा। तो उन्होंने कहा हाँ इसमें भी गलती हो गई और इसलिए पश्चिम के लोगों को ध्यान में आया कि ये भी गलत हो गया। फिर यूएनओ ने एक बड़ी एक्सपर्ट कमेटी बनाई। उन्होंने कहा जरा खोजो ये विकास को कैसे मापे। तो बड़ी उन्होंने माथापच्ची की और विकास को मापने के बाद में उन्होंने 76 इंडिसेज निकाल डाले। ये 76 चीजें पूरी होंगी किसी देश में तो कहा जाएगा देश का विकास हो गया। फिर ध्यान में आया 76 किसको याद रहेगा, कंफ्यूज लोग हैं सब। तो क्या करें, उसको घटा करके 16 कर लिया उन्होंने। फिर ध्यान में आया ये 16 भी दुनिया के तमाम देशों में एप्लीकेबल नहीं है। तो आजकल एक नया शब्द चल पड़ा है, आजकल तो स्कूल की टेक्स्ट में भी आ गया है, वो फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स है, जिसको क्वालिटी ऑफ लाइफ ऐसा सरल रूप में बोलते हैं। जीवन की गुणवत्ता, जीवन की गुणवत्ता के आधार पर मापेंगे। फिर कोई सवाल करे व्हाट इज क्वालिटी ऑफ लाइफ। पश्चिम के लोगों के पास में इस क्वालिटी ऑफ लाइफ का कोई जवाब नहीं है। घूम फिर करके फिर जीडीपी पर आ जाते हैं। और कईयों ने तो कहा तुम्हारे पास में पर कैपिटा कोल्ड ड्रिंक कितनी ड्रिंक करते हो उसके आधार पर तुम्हारा विकास तय होगा। तो जीवन की गुणवत्ता का मापदंड क्या है तुम्हारे पास में, फिर वही पर कैपिटा कंजम्पशन तुम्हारा मापदंड है, उससे भी नहीं चला। और 1990 से आप लोग अखबारों में भी पढ़ते होंगे एक नए तरह का मापदंड विकसित हुआ है जिसको बोलते हैं मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। हर साल एक रिपोर्ट प्रकाशित होती है और दुनिया के देशों की रैंकिंग करते हैं, ये नंबर 1 का देश, ये नंबर 2 का देश वगैरह वगैरह। और हमारा 126 कभी 127 ऐसा नंबर उन्होंने किया हुआ है। जैसे वो सारा नंबर देने का ठेगा पश्चिम के लोगों ने ले लिया है। और कैसा है भाई, तो अगर आप कभी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को पढ़ें तो उसमें विसंगति आपको ध्यान में आएगी। 2 तरह के चीजें चल रही है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 3 चीजों से मिलकर के बनता है। एक तो जीडीपी को शामिल किया है उन्होंने, एक एजुकेशन को शामिल किया है उन्होंने, और एक उन्होंने लाइफ एक्सपेक्टेंसी को शामिल किया है, कितने साल जिंदा रहते हैं आप। 3 बातों का मिक्सचर ये एसडीआई है उनका। तो एसडीआई की रैंकिंग अलग रहती है और जीडीपी की रैंकिंग अलग रहती है। कोई उनसे सवाल करे दोनों रैंकिंग्स में कोई तालमेल नहीं है। इसलिए पश्चिम में ये बड़ी भारी एक संभ्रम की स्थिति पैदा हो गई है, एक विवाद की स्थिति पैदा हो गई है। स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में जी रहे हैं, क्या विकास किसको कहें, विकास किसको न कहें। ये तमाम तरह के सवाल होने के बाद में भी आज भी दुनिया के देश इस जीडीपी के आधार पर ही अपने विकास के रास्ते और विकास के मॉडल तय करते चले जा रहे हैं। तो पहला पश्चिम के विकास मॉडल का पहला है विकास यानी प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि। दूसरी बात,
जब इसको मान लेंगे कि विकास यानी प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि, और वास्तविक आय का मतलब होता है वस्तुओं और सेवाओं के रूप में, तो हर एक मनुष्य के सामने लक्ष्य क्या बताया जाता है आजकल? आप कोई भी डेवलपमेंट प्लान पढ़ेंगे तो उसमें कुल मिलाकर के उद्देश्य क्या बताया जाता है, क्या करना चाहते हैं हम विकास योजनाओं के द्वारा? तो एक शब्द आपने खूब सुना होगा, हम आम आदमी के रहन सहन स्तर को ऊंचा करना चाहते हैं। वी वांट टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द मासेस, खूब शब्द चलता है ये। अब सवाल ये है, ये स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या भला है? कभी विचार किया हमने? कुछ शब्दों को हमने बगैर सोचे समझे स्वीकार कर लिया है, कोई सवाल ही पैदा नहीं करते हैं, सवाल ही खड़ा नहीं करते हैं। व्हाट इज दिस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग? आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऊंचा है और मेरा नीचे है, ये कैसे तय करते हैं आप? तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को तय करते हैं जिस व्यक्ति के पास में बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, उसकी टोकरी में कितनी वस्तुओं और सेवाएं हैं, जिसकी टोकरी में जितनी वस्तुओं और सेवाएं ज्यादा होंगी उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उतना ही ज्यादा माना जाएगा। तो अगर आपको अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऊंचा करना है तो पश्चिम का विकास मॉडल क्या बनाता है? आपके पास में उपभोग करने के लिए वस्तुओं और सेवाएं ज्यादा चाहिए। मान लीजिए इस परिभाषा को स्वीकार कर लेते तो क्या आता है इसमें से, जरा रिजल्ट देखिए। अगर हम ये मान लें कि बात परिभाषा सही है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाने का मतलब होता है वस्तुओं और सेवाओं का ज्यादा से ज्यादा उपभोग करना, तो एक व्यक्ति सवेरे से लेकर शाम तक अनाप शनाप बहुत सारी चीजों का उपभोग करेगा, क्योंकि उसको स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाना है। अमेरिका के लोगों में ओबेसिटी हो रही है, खूब चढ़ते हैं, खूब खाते हैं, तरह तरह की चीजें नए नए तरीके से खाते रहते हैं, खूब कंजम्पशन करते हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाना है। जब आप बहुत सारी चीजों का उपभोग बगैर संयम के करेंगे तो बीमार हो जाओगे, और बीमार हो जाने के बाद में आपको डॉक्टर की सेवा लगेगी, तो आपकी टोकरी में एक सेवा और आ गई, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और बढ़ गया आपका। और डॉक्टर साहब आपको प्रेस्क्रिप्शन लिख देंगे, दवा देंगे, तो डॉक्टर साहब के प्रेस्क्रिप्शन के हिसाब से दवा भी आ गई, तो टोकरी और भारी हो गई। वर्तमान परिभाषा क्या कहती है? इस व्यक्ति का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऊंचा है। इसके विपरीत एक व्यक्ति संयम से रहता है, जरूरत पड़ने पर ही चीजों का उपभोग करता है, दुर्भाग्य से बीमार नहीं होता। बीमार नहीं होता तो डॉक्टर साहब के पास नहीं जाता, दवा नहीं आती, उसकी टोकरी में वस्तुओं और सेवाएं कम हैं। वर्तमान परिभाषा के हिसाब से क्या माना जाएगा? उसका रहन सहन का स्तर नीचा है। तो कुल मिलाकर दुनिया में चल रहे हैं हम सब लोग, बगैर विचारे चल रहे हैं। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाना ये हमारे देश का, दुनिया का, समाज का लक्ष्य होना चाहिए। कोई विवेक न रखते हुए उसके पीछे भागते चले जा रहे हैं। तो पश्चिम के विकास के मॉडल ने इसलिए अर्थ काम केंद्रित चिंतन दिया है। ये चिंतन जो है ये क्या है? दो ही चीजों का ध्यान रखता है, अर्थ का और काम का। आज समस्या दुनिया में क्या है? सब लोग किस बात से परेशान हैं? द प्रॉब्लम ऑफ कंज्यूमरिज्म, उपभोक्तावाद की समस्या। किसी ने विचार किया है? किसी ने उनको सवाल किया है ये कंज्यूमरिज्म की समस्या कौन से विचार में से आए? आपने जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इस प्रकार से परिभाषित कर दिया उसमें से कंज्यूमरिज्म आ रहा है। तो समस्या स्वयं ही पैदा कर रहे हैं। तो ये दूसरा विकास मॉडल का दूसरा पॉइंट है। तीसरी बात, जब इन दो बातों को स्वीकार कर लेंगे तो कोई भी देश अपने सामने क्या उद्देश्य रखेगा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की उपभोग की आवश्यकताओं को बढ़ाओ। और आजकल तो बताया जाता है कि आपको विकास करना है तो खूब परचेज करना चाहिए, खूब खरीदारी करो। जितनी खरीदारी किसी देश में बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगा तो प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो ये डिमांड साइड की इकोनॉमी से पढ़ाते हैं। यही करने का प्रयत्न समूची दुनिया भर में होता चला जा रहा। खूब डिमांड बढ़ाओ, खूब खर्च करो। मार्केटिंग हैज बिकम ए फैशन। कई घरों में जाते हैं लोग, मिलते नहीं है, चाय पीने के लिए जाएं, जब दो थैले लटकाकर बहन जी आ रही होती है तो पूछते कहाँ गए थे? तो उन्होंने कहा मार्केटिंग करने के लिए गए थे। क्या क्या लाए? कई तरह की साड़ियां लाए। जरूरत थी क्या? उनका नहीं, जरूरत तो नहीं थी, पर बाजार में गए थे, कुछ तो लाना ही था।
तो कभी विचार किया है कि दुनिया में इस प्रकार का जब प्रचलन होगा, जिनको जरूरत नहीं है वो भी सामान खरीदेगा, तो दुनिया में कुछ न कुछ लोगों के बदन से हम सामान उतार रहे हैं। इसका विचार किया? क्यों इनइक्वालिटीज है समाज में, क्यों सबको समान चीजें नहीं मिल पाती है? क्योंकि हमने जिस ढंग से चीजों को परिभाषित कर दिया और जिस ढंग से व्यवहार बता दिया है, उसके कारण से ये समस्या खड़ी हो गई है। और इसलिए लगातार बढ़ने वाली इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पश्चिम का विकास मॉडल तीसरी बात कहता है, खूब उत्पादन करो, मोर प्रोडक्शन, उत्पादन वृद्धि पर जोर, ये तीसरी बात है। और चौथी बात कहता है, उत्पादन बढ़ाना तो क्या करना? तो उत्पादन बढ़ाने के लिए पश्चिम के विकास मॉडल ने हम सबके गले में उतार दिया है, दो काम करना। और दो काम हो रहे हैं दुनिया में। दुनिया में जिसको आप विकसित देश कहते हैं, जरा उनका जायजा लेना, उनका परखना। तथाकथित दुनिया के विकसित देशों में दो काम हो रहे हैं उत्पादन बढ़ाने के लिए। पहला, प्रकृति का बेरहमी से शोषण, एक्सप्लॉइटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। जो दुनिया का विकसित देश कहता है, जरा विचार करना और देखना, उसकी जायजा लेना, इंक्वायरी करना, उसने कितने प्राकृतिक साधनों का शोषण किया होगा। ये पहला काम हो रहा है। और दूसरा हो रहा है, जिनको आप बड़े देश कहते हैं, जिनको आप विकसित देश कहते हैं, उन्होंने उत्पादन तंत्र कैसा बनाया है, प्रोडक्शन का स्ट्रक्चर कैसा बनाया है? तो बड़ी बड़ी मशीनों वाले ऊर्जा भक्षी उत्पादन तंत्र का निर्माण। मशीनें खूब लगती है, मशीन आधारित उत्पादन तंत्र है, जिसको बड़ा देश कहा। बड़ा देश किसको माना गया? जिसमें बड़े कारखाने बनाए गए, और बड़े कारखानों में मशीन ज्यादा काम करती है, मनुष्य कम काम करता है। और फिर हम चिल्ला क्या रहे हैं? बेरोजगारी बढ़ रही है। हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इट? कौन जिम्मेवार है इस बेरोजगारी बढ़ाने का? आपका उत्पादन तंत्र निर्माण है। एनर्जी का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा बढ़ रहा है, और दुनिया आज किससे परेशान है? एनर्जी क्राइसिस से। ऊर्जा संकट खड़ा हो गया है। कौन जिम्मेवार है ऊर्जा संकट का? आपने जिस प्रकार का उत्पादन तंत्र, जिस प्रकार की टेक्नोलॉजी दी है, वो जिम्मेवार है। तो इसलिए चौथा काम, उत्पादन बढ़ाने के लिए दो तरह के काम हो रहे हैं वर्तमान विकास मॉडल में, और दोनों ही तरह के काम दुनिया भर में समस्या निर्माण कर रहे हैं। और पांचवी बात हो रही है कि अगर हम इन चार बातों को स्वीकार कर लें और इस प्रकार का उत्पादन का तंत्र बनाएं, तो ऐसे उत्पादन के तंत्र के लिए क्या लगता है? कारखानों को चलाने के लिए तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट लगता है, पूंजी की जरूरत पड़ती है। तेजी से विकास करना है ना, दौड़ लगाना है ना, क्या चाहिए? पूंजी चाहिए। आज हमारे अपने देश में तमाम सरकारें क्या दौड़ लगा रही है? पूंजी, इन्वेस्टमेंट खूब बढ़ाओ। हमारी जेब में पैसे नहीं है इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए। इसलिए पश्चिम के लोगों ने हमको क्या समझा दिया? विकास करना है ना, तुम्हारी जेब में पैसे नहीं है तो एमएनसीज को बुला लो, वर्ल्ड बैंक को बुला लो, आईएमएफ से उधार ले लो, एफडीआई मंगवा लो, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कर लो। ये सब किसमें से निकला है? एक साजिश के तहत निकला है। दुनिया के ऐसे देशों को जिनके पास पूंजी कम है, विकास के नाम पर हमको ये पढ़ा दिया गया और सिखा दिया गया है, तुमको अगर विकास करना है, ग्रोथ रेट बढ़ाना है, तो उसका एकमात्र उपाय ये है, तुम कैपिटल इन्वेस्टमेंट बढ़ा दो। अगर आप किसी भी ग्रोथ मॉडल को पढ़ें, जो ग्रोथ मॉडल आजकल प्रचलित है, हैरड डोमर से लेकर के, और अपने यहाँ पर महिला नोबिस का ग्रोथ मॉडल आया दूसरी पंचवर्षीय योजनाओं में, सब में कोरिलेशन क्या बैठाया गया है? अदर थिंग्स रिमेनिंग दी सेम, ऐसा हमारे यहाँ का एक फ्रेज रहता है। अन्य बातों को स्थिर मान लिया तो आप कैपिटल इन्वेस्टमेंट बढ़ाओ, और कैपिटल इन्वेस्टमेंट बढ़ने से ग्रोथ रेट बढ़ेगी। हमारे जैसे देश के लोगों ने कहा, भाई हमारे पास तो कैपिटल है ही नहीं, कैसे बढ़ाएंगे ग्रोथ रेट? तो फिर इन देशों ने कहा, तुम सारी ओपनिंग अप कर दो, इकोनॉमी को खोल दो रास्ते। ये जो तुमने प्रतिबंध लगा रखे हैं, रेस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं, टैरिफ रेट बढ़ा रखी है तुम लोगों ने, इंपोर्ट ड्यूटी लगा रखी है तुमने, क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस लगा रखा है, कोटा लगा रखा है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन टेक्नोलॉजी पर, कोलैबोरेशन पर प्रतिबंध लगा रखा है। सबको हटा दीजिए ना, विकास करना है आपको। और हम कैसे चक्कर में आ गए? हाँ, विकास करना है, इसलिए सब प्रतिबंध हटा दिए। दुनिया के तमाम विकासशील देशों को उन्होंने इसी विकास के रास्ते से कर्जदार बनाने का यह रास्ता खड़ा कर लिया। आज क्या हुआ? 1990 में हिंदुस्तान के अखबारों में हम लोगों ने अचानक पढ़ा, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था
कर्ज जाल में फंस गई, डेट ट्रैप में। कभी विचार किया क्यों फंस गई? इस रास्ते के कारण से फंस गई, क्योंकि हमको ये बताया गया था तुमको विकास करना है तो दुनिया के देशों से, प्रत्येक देश से जाकर के फॉरेन एड के नाम पर उधार लिया, और हमने उधार लिया और फंस गई हमारी अर्थव्यवस्था। तो कुल मिलाकर के ये जो पांचों बातें हैं ध्यान में आएगा, पश्चिम के विकास के नाते से विकास के नाम पर बताई जाने वाली ये पांचों बातें ये आज डिबेटेबल है, सवाल खड़ा करने वाली है, सवाल पूछा जाना चाहिए। जब मैं इतनी बेरहमी से बोलता हूं और मेरे परिचय में पहले बताया जाता है कि मैं अर्थशास्त्र पढ़ाता रहा, तो लोग मुझको कहते हैं सचमुच तुम अर्थशास्त्र पढ़ाते रहे क्या? ऐसा लोग सवाल करते हैं। तो मैं मजाक में कहता हूं कि पता नहीं सचमुच का तो, और मुझे कई कई बार ऐसा लगता है कि मैं अर्थशास्त्र पढ़ाता रहा कि अनर्थशास्त्र पढ़ाता रहा, ऐसा कई कई बार मुझे लगने लगता है। अगर मैं इस सब बेरहमी की बात छोड़ दूं तो मैं दो सवाल बहुत विनम्रता के साथ में आपके विचार करने के लिए करना चाहता हूं, और आप जरा घर जाकर के इन दोनों सवालों पर विचार करना। मान लीजिए हम मान लेते हैं पश्चिम का विकास पथ अच्छा होगा, दो सवालों का जवाब चाहिए। पहला सवाल, क्या सच माने में ये मनुष्य को सुखी बनाने वाला विकास पथ है? जिन भी देशों ने इस रास्ते को अपना करके विकास का जो स्टैंडर्ड प्राप्त किया है, क्या वो कह सकते हैं कि वो सुखी देश है? उन देशों की स्टडीज तो आज इस बात को साबित कर रही है, बहुत सारे अध्ययन आए हैं जो ये साबित करते हैं सुख नाम की चीज तो नहीं। धन में और सुख में क्या हमेशा पॉजिटिव कोरिलेशन पाया जाता है क्या? तो हमेशा पॉजिटिव कोरिलेशन तो नहीं पाया जाता। धन बढ़ने के साथ साथ, संपत्ति बढ़ने के साथ साथ, वस्तुएं और सेवाएं बढ़ने के साथ साथ क्या सुख का बढ़ना जरूरी है क्या? तो जरूरी तो नहीं, बल्कि उल्टा है। अभी 2-3 महीने पहले एक स्टडी आई है, अखबारों में शायद हम में से कुछ लोगों ने पढ़ी हो। दुनिया के देशों के 15 से 34 साल के नौजवानों की स्टडी की है, कंपैरेटिव स्टडी आई है। वो स्टडी मैंने नहीं की और माधव स्मृति न्यास वालों ने भी नहीं की, वो दुनिया के तथाकथित पश्चिम के देश के लोगों ने स्टडी की है। स्टडी के रिजल्ट चौंकाने वाले हैं। स्टडी ने ये कहा है कि 15 से 34 साल के नौजवान भिन्न भिन्न देशों के में, उसमें सबसे ज़्यादा टेंशन फ्री कौन नौजवान है? सबसे ज़्यादा कंटेंटेड कौन नौजवान फील कर रहा है? सबसे ज़्यादा संतुष्ट नौजवान कौन से देश का है? तो आपको सुनकर के आश्चर्य होगा, तथाकथित संपन्न देश के लोग नहीं मिले। भारत के नौजवान और भारत जैसे देशों के नौजवान रिलेटिवली सुखी मिले। तो ये बात तो सच है, ये सुखी देने वाला विकास का पथ नहीं। दूसरा सवाल है, मुझको कुछ लोग कह सकते हैं साहब ये सुख बड़ा फिलोसफिकल टर्म है, सुख क्या है क्या नहीं है इसको बताना और समझना बड़ा कठिन मामला है। आप एक को सुख कह सकते हैं, दूसरा दूसरे को सुख कह सकता है, इसलिए सुख के चक्कर में मत डालिए आप, ऐसा कह सकता है कोई व्यक्ति। तो मैं दूसरा सवाल करना चाहता हूं। मान लीजिए हम ये मान लें कि दुनिया के पश्चिम के देश इस रास्ते पर चल करके उन्होंने जो कुछ भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग प्राप्त किया है, या जितनी भी इनकम कमाई है, जितनी भी जीडीपी अपने अपने देशों में कमाई है, क्या इस रास्ते पर चल करके दुनिया के सब देशों को, सब मनुष्यों को वही स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग प्राप्त करा सकना संभव है क्या? और क्या ये लंबे समय तक टिकाऊ है ये रास्ता? इज इट प्रैक्टिकल, इज इट सस्टेनेबल? ये सवाल खड़ा हो रहा है दुनिया भर में। ये रास्ता टिकाऊ रास्ता है क्या? धारण क्षम रास्ता है क्या? लंबे समय तक चलने वाला रास्ता है क्या? इस रास्ते पर चल करके और दुनिया के तमाम लोगों को ये समान स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग प्राप्त करा सकने की क्षमता है क्या? मित्रों, दोनों सवालों का जवाब ही ना में मिलता है। आंकड़े तो ये कहते हैं कि दुनिया के तथाकथित संपन्न देशों में दुनिया की 20% आबादी रहती है। इन 20% आबादी वाले देशों ने आज जो कुछ भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग प्राप्त किया है वो दुनिया के 80% नेचुरल रिसोर्सेज, 50% भू क्षेत्र, 60% एनर्जी का प्रयोग करके प्राप्त किया है, और दुनिया की 85% जीडी पर कब्जा जमाए बैठे हैं। तो ये सर्वे भवन्तु सुखिनः का मार्ग है क्या? दुनिया के तमाम देशों को वही
सुविधाएं प्राप्त हो सकती है क्या? इस रास्ते से नहीं प्राप्त हो सकती। और इसलिए अगर दुनिया के तमाम देशों को वही सुविधाएं वही देना है तो भिन्न प्रकार से विचार करने की आवश्यकता होगी। एक और भी कुछ बात कहना चाहता हूं, अंदर की झांकी क्या है इन देशों की? अंदर की झांकी भी कोई बहुत अच्छी नहीं है। आज दुनिया भर में 1 बिलियन लोग रोजगार की तलाश में है। अब कुछ मुझे कह सकते हैं कि साहब इसमें ज्यादातर तो भारत जैसे गरीब देशों में रोजगार की तलाश में है। यह सच नहीं है। दुनिया के संपन्न देशों में 35 मिलियन लोग रोजगार की तलाश में हैं। दुनिया के संपन्न देशों में बेरोजगारी की दर इस समय पर 8% है और एकदम नौजवानों में बेरोजगारी की दर 15% तक पहुंची है। सैचुरेशन पर पहुंच गए हैं, वो क्लाइमैक्स पर पहुंच गए हैं। उन्होंने उत्पादन के बड़े बड़े यंत्र तो लगा लिए, कारखाने तो लगा लिए, पर उनके बाजार में तो सामान बिकता नहीं है। दुनिया के विकासशील देशों के उत्पादक अपने घर का सामान जब अपने देश में बेच रहे हैं तो उनको लग रहा है कि उनका सामान नहीं बिक रहा है। ऐसी स्थिति में उनके कारखाने बंद हो रहे हैं, ग्रोथ रेट डाउन जा रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है। तो अगर ये छोटे छोटे देश इस रास्ते पर चल करके अपने देश की बेरोजगारी दूर नहीं कर सकते तो भारत जैसे विशाल देश की बेरोजगारी इस रास्ते पर चल करके दूर हो सकती है क्या? तो नहीं हो सकती है। इनइक्वलिटी कितनी है? दुनिया के संपन्न देशों में 40% गरीबतम परिवारों का कुल आय में केवल 18% हिस्सा है। इसका मतलब एक छोटा सा सेक्शन समूचे साधनों पर कब्जा जमाए बैठा है। वहां पर भी 100 मिलियन लोग पावर्टी लाइन से नीचे हैं संपन्न देशों में। मैं संपन्न देशों की बात कर रहा हूं। तो जिनको आपने संपन्न देश कहा उनकी भी कुल मिलाकर के हालात कोई अच्छी नहीं है। सामाजिक स्थिति कैसी है? तो सामाजिक स्थिति तो और भी भयंकर है। लगभग ओवरऑल जो एवरेज निकलता है इन संपन्न देशों में 33% विवाह ये तलाक में होते हैं। वहां तो विवाह तलाक लेने के लिए होते हैं। अभी हमारे यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में कुछ साल पहले एक अमेरिकन प्रोफेसर साहब भाषण देने के लिए आए थे। उनके भाषण का विषय था चैलेंजेस बिफोर द अमेरिकन सोसाइटी। तो बहुत सारे चैलेंजेस बताए उन्होंने। एक बड़ा मजेदार चैलेंज बताया। उन्होंने कहा साहब अमेरिका के लोग इस समय पर एक समस्या से बड़े परेशान हैं। क्या है वो? तो उन्होंने कहा सिंगल पेरेंट चिल्ड्रन प्रॉब्लम। अब उनके भाषण के बाद मैं खड़ा हो गया। मैंने कहा साहब ये सिंगल पेरेंट क्या भला है? हमको तो हमारे गुरुजी ने ये पढ़ाया था बेटे पेरेंट का मतलब 2 होता है, माँ और बाप। ये सिंगल पेरेंट क्या भला है? तो कहने लगा तुम पिछड़े देश के रहने वाले हो, तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। हमने कहा इसीलिए पूछ रहे हैं। तो उन्होंने जो बताया वो तो बड़ी भयावह चित्र है। कैसा समाज बना है? उन्होंने कहा कि देखिए हमारे यहाँ विवाह जो करते हैं कुछ जिंदगी भर साथ रहने के लिए तो करते नहीं। किसी का विवाह हो गया और वो जोड़ा 5, 7, 10 साल तक घूमते हुए नजर आ जाए तो लोग सवाल पूछना शुरू कर देते हैं, इज देयर समथिंग रॉन्ग विद यू? कुछ गड़बड़ है क्या? अभी तलाक लेने के लिए क्यों नहीं गए? और हमारे यहाँ कोई तलाक की एप्लीकेशन लेकर जाए तो बड़े बुजुर्ग कहते हैं इज देयर समथिंग रॉन्ग विद यू? तेरा दिमाग खराब हो गया, साथ भर नहीं रह सकता है क्या? तो कहते हैं तलाक लेना तो तय है हमारे यहाँ पर तलाक में आजकल लीगल कॉम्प्लिकेशंस बड़ा हो गया है। तलाक लेना आसान काम नहीं गया, बहुत कानूनी पेचीदगियां हो गई है। तो बड़े परेशान रहने लगे हमारे लोग। तो हम लोगों ने एक नया रास्ता निकाल लिया, उसको नाम ही दे दिया, उसकी इंस्टीट्यूशन ही बन गई, लिविंग टुगेदर विदाउट मैरिज। ये पश्चिम के देशों में बड़ा चल पड़ा है। मैरिज के झंझट से बचना, परिवार बसाना नहीं चाहते। कैसा कैसा चिंतन है? कौन सा डेवलपमेंट मॉडल ला रहे हैं? कौन सा रास्ता समाज को बता रहे हैं? साथ साथ रहते हैं और बाई एक्सीडेंट में बच्चा हो गया, परिवार बसाना नहीं चाहते थे। तो अमेरिकन प्रोफेसर साहब ने हमको समझाया लड़का चालाक होता है तो रात के अंधेरे में वो भाग जाता है, बच्चा लड़की के हिस्से आता है। और अगर लड़की चालाक होती है तो रात के अंधेरे में वो भाग जाती है, लड़के के जिम्मे बच्चा आता। हो गया ना सिंगल पेरेंट? ये समाज है। तो कुल मिलाकर सामाजिक स्थिति के बारे में विचार करेंगे तो कैसा है? मेरे एक मित्र हैं अमेरिका में, वो साइकेट्रिशियन है।